नमस्कार बच्चों, केस स्टडी थर्ड में हम आज हांगकांग और ताइवान, दो चाइना के मेजर इश्यूज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बेटा, चीन जो है ना, अभी करंट में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। करंट के क्वेश्चंस एग्जाम्स में चाइना को लेके बहुत आने वाले हैं, और जिन जिन चीज़ों को लेके आने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लोगे चीज़ों को। ठीक है, आप तैयारी भी और ज़्यादा अच्छे से कर लोगे। दूसरा बेटा क्या है, अभी रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू और सर के बिजी शेड्यूल की वजह से ऐसा हुआ है। तो आज अभी रीजनिंग के टाइम पे ये लेक्चर चल रहा है। दूसरा, कल जो टाइमिंग है हमारा इंग्लिश का है बेटा 8 से 9, और 9 से 10 जो मैथ है वो मैथ आपका कल केवल कल के लिए वो बेटा आपका 9 से 10 ना हो के 12 से 1 हो जाएगा कल मैथ्स का टाइम, और वो हम आपको प्रीमियर में इन्फॉर्म कर देंगे, याद दिला देंगे। बाकी सारी चीज़ें एज यूजुअल चलेंगी। परसों क्या है बेटा, जैसे मान लो जो रविवार वगैरह आता है सब, तो रविवार को भी आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रविवार को ये जो हमारा 1-2 दिन का ब्रेक हुआ है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या है ना, ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना। एक साथ आपको ये बातें बहुत कम जगह पे मिलेंगी। ठीक है बेटा, अगर आप हांगकांग की बात करो तो बेटा कुछ यहाँ पे एक हांगकांग शहर है, चीन का एक हांगकांग शहर है जहाँ पे आए दिन विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। बेटा, यहाँ की आबादी करीब 74 लाख है, और जब यहाँ प्रदर्शन होते हैं तो 13 लाख, 14 लाख, 19 लाख लोग सीधा रोड पे आ जाते हैं। उससे ज़्यादा नहीं आते तो वो खिड़की में खड़े रहते हैं बाकी। तो हांगकांग में ये प्रदर्शन होने का कारण क्या है, और चीन की वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, चीन की पुलिस हांगकांग में क्या कर रही है? तो क्या हांगकांग जो है वो चीन का पार्ट है? सारे जवाब बेटा आपको जस्ट 10 मिनट बाद मिल जाएंगे, सारे जवाब एक साथ। कल को आप आज तक पे देखोगे प्रदर्शन चल रहा है हांगकांग में, ये है वो है, सब समझ आ जाएगा। आज के बाद हांगकांग की हर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। देखो बेटा, बात है 1820 की। ठीक है, बात है 1820 की। 1820 में जब अंग्रेज लोग भारत को एकदम से मतलब नहीं लुटाई करने के लिए मतलब लगे हुए थे भारत की, तब अंग्रेजों के साथ एक क्या था ना, उनको चाय का बहुत बड़ा शौक था। चाय का क्रेज ये 1800 ईस्वी आने पे अंग्रेजों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो भारत में जो अंग्रेज रह रहे थे उनके लिए तो डिमांड थी ही, जहाँ जहाँ इनके उपनिवेश थे और इंग्लैंड यूरोप में चाय की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। और चाय सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस एक ही देश में होती थी, वो था चीन। ठीक है बेटा, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। अब अगर आप चीन की बात करो तो क्या था कि यहाँ से इंडिया से जो है ना काफ़ी धीमे धीमे अंग्रेज जो है ना व्यापार के लिए चाय लेने के लिए यहाँ से जाने लगे चीन, और चीन से अंग्रेज लोग आयात करने लगे किसको? चाय को आयात करके वो इंडिया में लाते थे, और इंडिया से फिर पूरे देश में अलग अलग व्यापार भी करते थे चाय का। और दूसरा क्या था, दूसरा वो अपने देश के लिए भी चाय भेजते थे इंग्लैंड वगैरह। तो चीन से चाय का व्यापार जो है ना, चीन से चाय का व्यापार अगले 20 सालों में बेटा इतना बढ़ गया कि 1840 तक इन लोगों को एक सेपरेट बंदरगाह का निर्माण करना पड़ा, जिसे आज हम हांगकांग के नाम से जानते हैं, क्योंकि चाय का व्यापार बहुत बढ़ गया था। अब जब अंग्रेज चाय लाते थे तो उसके बदले भी तो कुछ देंगे। जब यहाँ से चाय भारत आएगी तो बदले में पैसा भी तो लगेगा। अब वहाँ पैसा तो नहीं था कि नोटों जैसा आजकल डॉलर है, डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड में होता है यूज़, यूरो होता है, वैसा सिस्टम तो था नहीं, नोट तो थे नहीं, करेंसी तो थी नहीं। तो ये लोग क्या है, अंग्रेज इनको चांदी देते थे बेटा, इनको क्या देते थे? चांदी। और व्यापार इतना बड़ा बनने गया, इतना बड़ा व्यापार बन गया कि चीन को तो फायदा होने लगा, और चीन ने इजाज़त दे दी अंग्रेजों को, इंग्लैंड को, कि आप अपना यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट बना लो जिससे आपको यहाँ से सामान ले जाने लाने में आसानी हो। तो अंग्रेजों ने चीन के हांगकांग में एक बंदरगाह डेवलप किया। तो हांगकांग जो बनाया हुआ है बेसिकली आज का, वो अंग्रेजों का है। और फिर वहाँ पे चाइना के लोगों को रोजगार मिलने लगा, बंदरगाह डेवलप हुआ। लेकिन क्या है, अंग्रेज जो थे ना, उनको तो मुफ्तखोरी की आदत थी। भारत को वो हर तरीके से लूटते थे,
मोटा माटी हमें पता है। तो जब ये चाय के बदले चीन को चांदी देते थे तो इनको बड़ा दुख होता था, इनको बड़ा दुख होता था, भाई हमें चाय चांदी देनी पड़ रही है, हमारी चांदी जा रही है, हर काम को इनको फ्री में कराने की आदत थी। तो अब इनके साथ सिस्टम, इनको बड़ा बड़ा दुख होता था। चाय तो खूब पीते थे लेकिन चांदी जाती थी तो इनका मतलब दिल बाहर आ जाता था, ओ हमारा पैसा जा रहा है, हम तो फ्री में काम कर। फ्री की आदत जिसको हो जाए वो कभी भी पैसे देगा क्या? नहीं देगा। अब अंग्रेजों ने विचार किया क्या किया जाए। तो क्योंकि ये जो भारत का एरिया था वो अंग्रेजों के अधीन था, तो यहाँ पे ये लोग अफीम की खेती कराते थे और अफीम को पूरी दुनिया में यहाँ से भेजते थे। तो अफीम भारत में बहुत ज़्यादा उगता था और ये तो बेटा इलीगल तो था ही ना, अफीम की खेती टोटली इलीगल थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, चलो चीनियों को नशेड़ी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डाकू मतलब स्मगलर्स जो होते हैं ना, जो चोरी और मतलब स्मगलिंग करते हैं अवैध तरीके से, तो उनको यहाँ से इन्होंने अफीम प्रोवाइड कराना शुरू किया 1840 के बाद। और जब अफीम प्रोवाइड कराना शुरू किया और फिर कहा कि इसको चाइना में फैलाओ, तो लोगों में, नवयुवकों में चीन के इन स्मगलर्स ने अफीम डालना शुरू किया। अब जैसे ही चाइनीज़ लोगों को अफीम की आदत पड़ी, अफीम का व्यापार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब स्टार्टिंग में तो इन्होंने वो नहीं, जैसा उन्होंने कहा भाई जियो वाले हैं पहले फ्री में दे दो, आदत हो जाएगी तो अपने आप पैसा देंगे, वही है। तो पहले थोड़ा थोड़ा फ्री में दिया। अब जब आदत लगने लगी लोगों को, तो फिर इन्होंने, जब चीन में अंग्रेजों ने अफीम भेजा तो वहाँ से उसके बदले ये चांदी लेने लगे। और मैं आपको बताऊं, पूरे मेन चाइना के लैंड में अफीम की लत ऐसी लगी लोगों को, ऐसी लगी कि अब चीनियों को अफीम और ज़्यादा मंगाना पड़ा, और ज़्यादा मंगाना पड़ा, और ज़्यादा मंगाना पड़ा, और ज़्यादा चांदी खर्च करना पड़ा, और ज़्यादा चांदी खर्च करना पड़ा। तो स्थिति ये आ गई कि हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन स्थिति क्या आ गई कि जितने की ये चाय बेचते थे और जितना चांदी मिलता था, जितने की चाय बेचने पे चीन वालों को चांदी मिलता था, उतना ही चांदी ये अफीम खरीदने में लगा देते थे, उतना ही चांदी ये अफीम खरीदने में लगा देते थे। मतलब नशापंती के चक्कर में चाय का इतना बड़ा एक्सपोर्ट, उसका कोई मतलब नहीं था। मतलब चाय बेचो और नशा करो, ठीक है बेटा। अब जब सरकार की आंख खुली, जब जिंग डायनेस्टी, मैंने बताया था आपको जिंग डायनेस्टी थी, पहले मिंग डायनेस्टी थी, फिर जब जिंग डायनेस्टी की आंख खुली तो जिंग डायनेस्टी ने ओपियम वॉर किया। ओपियम बेटा अफीम को बोलते हैं, अफीम को बोलते हैं इंग्लिश में। तो ओपियम वॉर मतलब युद्ध हुआ चाइना की जिंग डायनेस्टी और अंग्रेजों की सेना में। स्टिल क्या है बेटा, जब चीन वालों के साथ इनका युद्ध हुआ, क्योंकि धीमे धीमे हांगकांग को अंग्रेज बड़ा करते जा रहे थे, तो इतना एरिया अंग्रेजों ने हांगकांग के पास कब्जा कर लिया था इनका। और जैसे ही जिंग डायनेस्टी को, ठीक है, पता चला तो उन्होंने सीधा अंग्रेजों पर चढ़ाई कर दी। लेकिन अंग्रेज इसके लिए तैयार थे और अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे। तो लड़ाई तो ज़बरदस्त हुई बेटा। एक लड़ाई हुई 1839 में, ओपियम वॉर, ओपियम का युद्ध पहला 1839 में हुआ, ठीक है। फिर जब उसमें पता चला कि ना कोई जीता ना कोई हारा, क्यों, अंग्रेज भी इसीलिए नहीं जीत सकते, इतना बड़ा चाइना है, कहाँ से जीत जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ से हानि हुई। फिर दूसरा युद्ध हुआ, ओपियम वॉर सेकंड, 1853 में हुआ बेटा ये, ठीक है। ये 1853 में हुआ, करीब 14 साल बाद। लेकिन दोनों अफीम वॉर में अंग्रेजों ने ना अपना जो बल है ना उसको बहुत अच्छे से दिखाया और आखिरी में चीन की जिंग डायनेस्टी को, ठीक है, जिंग डायनेस्टी का जो वंश था, ठीक है, उनके राजा को इनसे संधि करनी पड़ी, अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। और संधि में क्या हुआ कि तुम ये एरिया हमारा खाली कर दो, नहीं तो युद्ध होते रहेंगे, तुम्हारे भी लोग मरेंगे हमारे भी, और तुम केवल हांगकांग रख लो। तो बेटा इन दो ओपियम वॉर के बाद हांगकांग पे केवल स्थापत्य था अंग्रेजों का, चीन वहां पे कुछ नहीं कर सकता। अब मतलब हांगकांग किसके अंडर में आ गया बेटा, इंग्लैंड के। जो लोग भारत में शासन करते थे वो अब हांगकांग में शासन करने लगे, जैसे भारत में शासन करते थे। हांगकांग पे चाइना का कोई अधिकार नहीं रह गया। हांगकांग
अंग्रेजों का एक तरीके से कॉलोनी बन गया, एक उपनिवेश बन गया। चीन से हांगकांग अब अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था। लेकिन अब फिर वही बात, दुनिया भर के इवेंट होते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। अब करीब आप देखो 150 साल बाद जब ये सब कुछ हो जाता है, 150 साल तक अंग्रेज यहाँ रहते हैं। तो अंग्रेजों के रहने से कई चाइनीज़ जो हैं लड़के, कई चाइनीज़ लड़कियाँ, उनकी शादी हो जाती हैं। तो एक यहाँ पे एक सेंटर बन जाता है जो मिक्स हो जाता है किस ब्रीड का, एक चाइनीज़ और एक ब्रिटिशर्स का। तो ये एक कॉलोनी, एक शहर डेवलप हो जाता है। और क्योंकि व्यापार बहुत बढ़ गया था, अफीम और चाय नहीं और भी चीज़ें अंग्रेजों ने बनाई, तो चीन में ये एक मुख्य शहर जो पर्ल नदी के किनारे है, ये एक मुख्य मतलब मुख्य इकोनॉमिकल सिटी बनी है, अर्थशास्त्र की एक बहुत बड़ी स्तंभ बनी चाइना में। पैसा खूब कमाया इसने। और क्योंकि अंग्रेजों के टच में थे, तो जो भी चीनी यहाँ रहते थे उनको अंग्रेजों जैसी आदतें हो गई। कैसी? कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है। तो भले ही यहाँ पे चाइनीज रहते हैं, भले ही चीनी रहते हैं, लेकिन 150 साल तक रहने के बाद 1997 आते आते यही 1997, आई थिंक 24 साल हुए होंगे, 24 साल पहले तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत लोगों को अंग्रेजों जैसी आदतें हो गई। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में भरोसा रखने लगे, फ्री स्पीच। जबकि चीन की बात करो तो 1997 में यहाँ पे क्या था बेटा? कम्युनिज्म। यहाँ पे कम्युनिज्म में क्या था? कम्युनिज्म में सरकार जो चाहे वो तुमसे कराएगी। तुम्हारे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार चाहे जब्त कर सकती है। कम्युनिज्म में कुछ भी आपका नहीं होता, जो है वो सरकार का है, देश का है। तुम कल को 100 करोड़, जैसे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। 100 करोड़ की मेरी संपत्ति है, सरकार मेरे से कभी जबरदस्ती नहीं ले सकती। मेरी रक्षा कौन करेगा? न्यायालय। कम्युनिस्ट कंट्रीज में ऐसा नहीं है। चीन में तुम अरबों के आदमी हो, सरकार का माथा सनका, तुम जीरो पे आ जाओगे। ये है, आपकी जिस जमीन पर रजिस्ट्री है भारत में नहीं छुड़ा सकता कोई। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री में सरकार ने बोल दिया तो तुम भाड़ में गए, अपनी जमीन खाली करो, अब ये सरकार की होगी। ऐसा नियम है कम्युनिस्ट। तो अब इन सब चीज़ों से जो हांगकांग के लोग हैं वो डरने लगे। तो हांगकांग के लोग जो है ना, उनको विश्वास किस पे था? अंग्रेजों पे। तो ये अंग्रेजों का एक शहर था जो चीन में बसा हुआ था, जिसमें थे तो चाइनीज लोग, दिखते तो चाइनीज थे, लेकिन उनकी सोच अंग्रेजों जैसी हो गई। तो 1997 में जब बात हुई, प्रेशर बिल्डअप हुआ कि भाई ये हमारे लोग हैं, चीन वालों ने कहा अब हांगकांग भाई हमें वापस दो। तो चीन ने कहा ठीक, तो इंग्लैंड ने कहा ठीक है, हम आपको हांगकांग बेटा वापस तो हम आपको वापस तो दे देते हैं हांगकांग, लेकिन कुछ शर्तें हैं हमारी। क्या शर्तें हैं बेटा? उनकी शर्तें ये थी अंग्रेजों की कि क्योंकि ये लोग हमारे साथ रहे हैं तो इनका विश्वास हम पे ज़्यादा है, तो हम आपको हांगकांग दे रहे हैं, तो आप ये समझो कि हांगकांग है तो चीन का पार्ट, है तो चीन का हिस्सा, लेकिन वो डेमोक्रेसी में रहेगा, आप उस पर कम्युनिज्म नहीं थोप सकते। मतलब अब चीन के अंदर भी 2 चीन हो गए, ठीक है। क्या हुआ? उन्होंने कहा 1 कंट्री 2 सिस्टम चलेगा। अब क्योंकि चीन वाले जो हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम, चीन वालों के हाथ में तो कुछ था नहीं, उन्हें तो भाई हांगकांग चाहिए था। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब 1 कंट्री 2 सिस्टम, अब हमें समझा दो। तो उन्होंने कहा देश तो एक है लेकिन सिस्टम अलग अलग रहेंगे, ये रहेगा कम्युनिज्म का पार्ट और ये रहेगा बेटा ये डेमोक्रेसी का पार्ट। तो अब 2 हो गए, एक डेमोक्रेसी। हांगकांग में 1 कंट्री 2 सिस्टम रहेगा, मतलब अगर आप सिक्योरिटी की बात करो, चाहे पुलिस या आर्मी, तो वो रहेगी चीन की, ठीक है। झंडा किसका रहेगा? चीन का, ठीक है। पासपोर्ट किसका रहेगा? चीन का। विदेश नीति किसकी रहेगी? चीन की। और आप अगर चाहो तो ये सब कंट्रोल करने के लिए एक सीई भी बिठा सकते हो हांगकांग में, जिसको हम जैसे मुंबई के मेयर हुए तो सीई भी बिठा सकते हो, जो कैरी लैम है। आज की डेट में कौन है? कैरी लैम, सीई चीफ एग्जीक्यूटिव। ये बीजिंग से आती हैं, ध्यान से सुनना। चीन की जो राजधानी बीजिंग है ना, बीजिंग से सीई को नॉमिनेट किया जाता है। मतलब सीई कौन होगी यहाँ की? चीन की। अब ये बात तो हो गई कि चीन को ये अधिकार मिलेंगे हांगकांग के अंदर, कि हांगकांग चीन का पार्ट रहेगा।
पासपोर्ट हांगकांग के लिए चीन का जारी होगा। चीन मतलब एक राज्य बन गया एक तरीके से, लेकिन वो पूर्णतः चीन का राज्य नहीं बना। ये 3-4 चीज़ें और कुछ और इंडिपेंडेंस थी। और ये बोला, और साथ में ये बोला कि जो हांगकांग वाले हैं उनको डेमोक्रेसी का अधिकार रहेगा, उन्हें फ्री स्पीच का अधिकार रहेगा, उन्हें फ्री स्पीच का अधिकार रहेगा, उन्हें वोट का अधिकार रहेगा, उनके अपने न्यायालय होंगे, हांगकांग के अंदर अपने न्यायालय होंगे, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट अपना मिलेगा, खुद का उनका कैपिटल होगा। ये सब लॉजिस्टिक सपोर्ट और कैपिटल मैं सब बता देता हूँ। यहाँ पे बंदरगाह कैसे डेवलप करने हैं, यहाँ पे बिजनेस में कितना टैक्स लगाना है, यहाँ पे कितनी विदेश की कंपनियाँ आ सकती हैं और कितनी नहीं आ सकती, ये चीज़ भी। तो जितने भी व्यापार संबंधित अधिकार हैं वो सारे हांगकांग वालों को दिए गए। यहाँ पे चीन कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। और साथ में जो स्वतंत्रता, जो डेमोक्रेसी में बिलीव रखते थे, वैसे सारे पावर दे दिए गए। और ये बोला गया कि आज से ये सब चीज़ें अप्लाई होंगी। कब से? 1997 के बाद। और अगले 5 साल बाद 2047, बेटा 2047 में, अभी क्या है 2020, माने 27 साल बाद चीन अपने इस हांगकांग को पूरे तरीके से रख सकता है। मतलब 50 साल इन्हें घुल मिलने दो तुमसे, 50 साल तक तुम इन्हें राजी करो, इन्हें मनाओ कि हम ज़्यादा सही हैं। तो अंग्रेज छोड़ के तो गए थे 1997 में हांगकांग, लेकिन 50 साल का इन्होंने एक लेवरेज दिया कि धीमे धीमे समझाना भाई, वो हम जैसे लोग हैं, तुम्हारे जैसे अड़ियल लोग नहीं हैं, ज़बरदस्ती कोई लेबर लॉ नहीं, 12-12 घंटे काम करा रहे हो। अब चीन तो लेकिन क्या है, समझ ही रहे होगे आप। तो चीन क्या करता है, कभी कभी कोई एक कानून ला देगा कि तुम्हारे यहाँ का कोई कैदी है तो उसको हम अपने बीजिंग ले आएँ, जबकि ये रूल पहले नहीं था। बोलने लगे कितनी भी आर्मी हम यहाँ पे डिप्लॉय कर दें, ये हमारी मर्जी। ऐसे कभी कभी कानून पास करने की कोशिश करता है अपने सीई के थ्रू। चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब इस शहर का हेड, जो बीजिंग से रिलेट करता है, जिसको बीजिंग से भेजा जाता है। तो इसमें क्या है कि जब उनको, हांगकांग वालों को लगता है कि हमारे अधिकार छिन रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी हांगकांग में, तो लोग सीधा रोड पे उतर जाते हैं, लाखों के लाखों, पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। पूरा हांगकांग का रोड केवल आदमी दिखते हैं वहाँ पे, और शांति प्रिय आदमी है। पहले एक दिन प्रोटेस्ट करेंगे, अगले दिन सुबह आएंगे तो जो कचड़ा वचड़ा फैला हुआ पोस्टर का, उसको सुबह सुबह साफ करके पूरे हांगकांग की गलियों को भी साफ कर देंगे, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड लोग हैं। एक तो ये चीज़ हो गई उनकी रोड पे आने का क्या मतलब औचित्य। कई बार आप न्यूज़ में सुनते हो हांगकांग वाले रोड पे आ गए। दूसरी चीज़ बेटा, चीन को क्यों डर है? चीन ये सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि 2047 तक हांगकांग हमारा रहे ही ना। कैसे? हांगकांग एक बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबल शहर है। चीन की आई थिंक 4% आय केवल एक शहर से आती है, 4 से 5%। पूरा चीन इतना बड़ा है। रीज़न कि यूरोप की और अमेरिका की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से लगभग बहुत सारी कंपनीज ने हांगकांग में इन्वेस्ट किया है, चीन में इन्वेस्ट नहीं किया उतना। तो यूरोप और अमेरिका की जितनी भी कंपनीज हैं उनने जो पैसा लगाया, जैसे एप्पल का मोबाइल है तो उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री हांगकांग में है, बीजिंग में, शंघाई में नहीं है। तो हांगकांग को एक इकोनॉमिकली स्टेबल बनाने का जो मदद होती है वो अमेरिका और यूरोप के देशों ने की है। तो हांगकांग आज एक इंडिपेंडेंट और अच्छा खासा अमीर शहर है, और हांगकांग वासियों को किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो ये हांगकांग वाले, तो ये चीन को डर है धीमे, ये कि अमीर तो है ही, पैसा खूब आता है, कल को ऐसा ना हो कि ये क्या हमें अलग होना है, कल को स्वतंत्रता की मांग करने लगे तो हम क्या करेंगे। आज की डेट में क्या कहते हैं लोग हांगकांग के कि हम चीनी हैं, ठीक है, लेकिन चलेगी हमारी, चीन हमें नहीं थोप सकता अपनी चीज़ें। दूसरी चीज़ तो ये हांगकांग वालों का डर है, ये सारे हांगकांग के इश्यूज है, ठीक है। अब कल को कोई भी एक नया कानून पास करने की कोशिश करती है चाइना की सरकार हांगकांग में, तो आप कानून पढ़ोगे तो आपको समझ तो आएगा ना, क्या धुआं में लट्ठ मार रहा है, अच्छा हांगकांग, अब यही नहीं पता देश है कि नहीं। बेटा हांगकांग देश नहीं है। देश बेसिकली वो होता है जिसको यूएन एज अ कंट्री स्वीकार कर ले, और वो केस मैं अभी तुरंत पढ़ाने वाला हूँ ताइवान का। तो 2 मुख्य मुद्दे हैं आज, ये तो हो गया। अब हम आते हैं हमारे ताइवान पे, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों हम ताइवान पे। तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1700 से 1800 ईस्वी में चीन में जिंग वंश का शासन था। चीन में जिंग वंश का शासन था, और मुख्यतः क्या है, क्योंकि चीन का केवल इतना पार्ट जो है वो कृषि भूमि लायक था,
जैसे कि यहाँ पे एक येलो रिवर थी, यहाँ पे एक यामजी नदी थी, यहाँ पे एक पर्ल नदी थी। तो इन 3 नदियों के होने की वजह से जो इतना एरिया था वो काम का था, बाकी सारा मरुस्थल ही था लगभग। तो जिंग वंश जो है ना, उसका मेन जो एरिया था वो ये था, बाकी हर जगह पे थोड़ा थोड़ा नाम चलता था। जैसे मोहल्ले के एक दादा होते हैं ना, तो उनका मोहल्ले में नाम चलता है, लेकिन बगल के मोहल्ले में थोड़ा 2-4 गलियों में नाम चलता है, दादा हैं बगल वाले मोहल्ले के। तो ये चीज़ है, बाकी एरिया में इनका थोड़ा नाम था, मेन इनका कंट्रोल इस एरिया में था। धीमे धीमे क्या होता है बेटा, अंग्रेज लोग आते हैं, हांगकांग में बंदरगाह बना लेते हैं, फिर इनकी लड़ाई होती है, हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं, ओपियम वॉर प्रथम, अफीम का प्रथम युद्ध, फिर अफीम का द्वितीय युद्ध भी होता है, फिर अफीम का द्वितीय युद्ध होता है, ओपियम वॉर 2, और फाइनली जिंग वंश को ना हार मान के हांगकांग के बंदरगाह को अंग्रेजों के हवाले करना होता है। तो जिंग वंश के पतन की शुरुआत ओपियम वॉर प्रथम और ओपियम वॉर द्वितीय से हुई थी, मतलब अफीम का प्रथम युद्ध और अफीम का द्वितीय युद्ध। इससे इनका नाम जो है ना खराब हो गया था एरिया में। ठीक है, अब होता क्या है, कहने को क्या है, चर्चाएं ये चलने लगी कि बताओ भाई, मुट्ठी भर अंग्रेजों से, ठीक है, ये हार गए, हमारा एक एरिया हांगकांग शहर इनको देना पड़ा। तो ये चर्चाएं चलने लगी। उसका फ़ायदा क्या है, और लोगों ने भी उठाया। जैसे फ्रांस है तो कब वो भी मतलब चीन पे चढ़ जाए, कभी पुर्तगाल जो मोरक्को में था उस टाइम पे, वो भी थोड़ा एक आध युद्ध उन्होंने भी लड़ लिया। तो मजाक मजाक में ना सब जिंग वंश को ऐसे मतलब हंसी ठिठोले वाली बात हो गई। तो जिंग वंश क्या है ना, कमज़ोर होना शुरू हो गया था। अब अगर 1953 के बाद की बात करो तो जापान जो था ना, जापान की अगर बात करो तो उस समय पे जापान का जो साम्राज्य था ना, वहाँ पे जो राजाशाही थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जापान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो जैसे ही इन्हें भनक लगी कि जिंग वंश कमज़ोर हो रहा है, तो जापान की जो एम्पायर था, जापान का जो राज्य था, उन्होंने एक तरीके से साम्राज्यवाद की शुरुआत की, इंपीरियलिज्म की, कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कब्जा करो। पहले इन्होंने नॉर्थ साउथ कोरिया में अटैक किया, फिर नॉर्थ साउथ कोरिया को हथियाने के बाद, ठीक है, मेनली नॉर्थ कोरिया को, इन्होंने चीन पे ना अटैक करके चीन से 160 किलोमीटर दूर एक आइलैंड, एक द्वीप पे अटैक किया जापानियों ने, और जिंग शासन से इसको छुड़ा लिया, और जिंग वाले इधर पे भाग गए। अब यहाँ पे कब्जा किसका हो गया, जापान का। और इस ही आइलैंड को आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनते जाना, ठीक है, ओके। रातों रात जिंग आर्मी को खदेड़ दिया इन्होंने मेन चाइना लैंड में, और जापानियों ने कब्जा कर लिया। जापानियों की ये पहली स्ट्रेटेजी थी कि पहले इस आइलैंड को कब्जाओ भाई। अब क्या किया जापानियों ने, रात रात में एक्सपेडिशन शुरू किए, इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया, ठीक है, इन्वेड करना शुरू किया। इन सब का मतलब अंग्रेजी में होता है आक्रमण करना। अब जैसे ही इन्होंने आक्रमण करना शुरू, रात में जाते, खूब लठ देते चीनियों में और वापस आ जाते। फ्रस्ट्रेट हो गए वो, ठीक है। धीमे धीमे क्या हुआ, जो जापान था ना, उसने ना एरिया को ना अपने कब्जे में लेना शुरू किया जिंग डायनेस्टी से। तो जापान और जिंग वंश के बीच में जब युद्ध हुआ, ठीक है, तो जापान अपना एरिया बढ़ाता गया चीन में, और जिंग वंश जो था वो सिकुड़ता चला गया। समझ आ रही है बात आपको, ओके। स्थिति ये हो गई कि 1895 में ना मैक्सिमम एरिया जिंग वंश का जापान ने हथिया लिया। जापान की जो राजाशाही थी, ठीक है, जापान की जो सेना थी, उसने जिंग वंश का मैक्सिमम एरिया ले लिया, ठीक है। अब क्या था कि जापान में अब अगर आप चीन की बात करो, चीन में 3 प्रमुख, ठीक है, 3 प्रमुख बैलेंस ऑफ पावर बनी। देखो, एक तो जापान जो ये है, एक यहां पे जिंग, तीसरे थे चीन के आम लोग, क्योंकि ये जिंग वंश से परेशान थे, राजा से परेशान थे, दूसरा अब जापानी भी परेशान करने आ गए। तो चीनियों ने क्या कहना शुरू किया, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, राजाशाही नहीं चलेगी, और जापान का जो साम्राज्यवाद है वो भी नहीं चलेगा। तो 3 अब मेन ग्रुप हो गए जिनके बीच में भिड़ंत होना शुरू हुई। 1912 आते आते जिंग वंश तो बेटा हो गया खत्म। जिंग वंश क्या हो गया, खत्म। तो अब हम जिंग वंश को यहाँ पे हटा देते हैं। अब 2 ग्रुप रह गए, एक चीन के आम आदमी और एक जापानी। तो जापानियों ने जो इन आदमियों की ठुकाई की, बहुत मारा है, मतलब गाड़ गाड़ के मारा है,
बहुत स्थिति खराब कर दी, बहुत मारा है चीनियों को जापानियों ने। हाँ, अब हुआ क्या, यहां पे चीनी क्रांति में लोग बढ़ते गए, हमें आजादी चाहिए, आजादी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इनको आजादी चाहिए थी, मतलब इनको डेमोक्रेसी चाहिए थी भाई। तो अब क्या हुआ, धीमे धीमे लड़ाई बढ़ती गई, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आया 1939 में, तो अब इन्हीं लोगों का नारा, जो डेमोक्रेटिक नारा था कि हमें लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र, हमें रिपब्लिक ऑफ चाइना चाहिए, रिपब्लिक ऑफ चाइना, मैं लिख देता हूं इधर पे जिससे आपको आसानी होगी आगे समझने में। ये डिमांड किस चीज की कर रहे थे बेटा, ये डिमांड कर रहे थे रिपब्लिक ऑफ चाइना की। जापानियों को हटाओ, रिपब्लिक ऑफ चाइना लाओ, तानाशाही नहीं चलेगी। अब क्या हुआ, जैसे ही 1939 में विश्व युद्ध शुरू होता है तो धीमे धीमे यहां पे कम्युनिज्म बढ़ने लगता है। कैसे, जापानियों को हटाओ, देशभक्तों जागो, देशभक्तों जागो, तो आदमी की स्वतंत्रता को छोड़ के देशभक्ति ज्यादा हावी होने लगी, कम्युनिज्म स्टार्ट हुआ। और 1945 आते आते जब जापान ने आत्मसमर्पण किया, जब अमेरिका ने 2 बम गिराए हिरोशिमा और नागासाकी पे, तब देशभक्त ज्यादा हो गए और आदमी की स्वतंत्रता की मांग करने वाले कम लोग हो गए। अब 1945 में जापान आत्मसमर्पण करेगा और जापान यहां से भाग जाएगा। तो चीन में जो चीन के सारे भाई लोग थे जो क्रांति कर रहे थे, उनमें 2 गुट बन गए, एक डेमोक्रेटिक, एक कम्युनिस्ट। डेमोक्रेटिक जो आदमी की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, चुनाव मुनाव हो ये सब, कम्युनिस्टों ने बोला धात तेरे की, देश प्रेम सर्वोपरि। और इतना खतरनाक देश प्रेम था इनका कि इन्होंने अपने ही डेमोक्रेटिक लोगों को मारना शुरू किया, और इतना मारा कि 1949 तक जान बचा के बेचारे डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र का समर्थन कर रहे थे, आदमियों के लिए स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, वो बेचारे इस आइलैंड पे आ गए अपनी जान बचा के। और चीन में क्या हो गया, कम्युनिज्म। तो जो लड़ाई शुरू हुई थी आदमियों की स्वतंत्रता के लिए, अब वो देशभक्ति में बदल गई। तो चाइना बन गया देशभक्त और ताइवान बन गया क्या, लोगों की फ्रीडम का एक केंद्र, डेमोक्रेटिक। ये फॉलो करते थे वेस्टर्न आइडियोलॉजी को, मतलब अमेरिका को, यूरोप को, और आज जो इंडिया है उसको। चुनाव होने चाहिए, फ्री स्पीच का अधिकार होना चाहिए। चीन में क्या था, इन्होंने बोला वी आर नॉट रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब जो है देश है, बाकी कुछ नहीं है। बेटा मैं 1 मिनट और समझा देता हूं आपको। इनका मतलब ये है, देखो इसमें 2 सिस्टम हैं, एक डी और सी। डी माने डेमोक्रेसी, सी माने कम्युनिज्म। ताइवान और में भारत में क्या है कि जैसे आपके पास कोई रजिस्ट्री है कि ये खेत हमारा है, तो वो खेत आपका रहेगा, भारत सरकार आपसे नहीं ले सकती। लेकिन अगर आप चीन की बात करो तो चीन में ऐसा नहीं है। चीन में तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए हैं, शासन ने बोला नहीं हटाओ 100 करोड़, अब तो तुम्हारे 0 हो गए, 100 करोड़ हमने रख लिए। ये होता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में देश के अलावा कुछ नहीं होता है, किसी का कुछ नहीं है। चीन के जितने भी लोग हैं उनका कुछ नहीं है, जो है देश का है। शासन जब भी चाहे 1 सेकंड में आपकी पूरी प्रॉपर्टी सरकार को दे सकता है, मतलब अपने अंडर में ले सकता है। चीन की सरकार चीन के लोगों का कुछ भी ले सकती है, घोड़ा, बंगला, गाड़ी, कुछ भी। इसे बोलते हैं कम्युनिज्म आज की डेट में अगर बात की जाए तो अब क्या है, ताइवान के जो लोग थे उनकी सोच थी अमेरिकन्स जैसी, यूरोपियंस जैसी, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों जैसी सोच थी। जबकि चीन के जो लोग थे उनकी देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति, समझ रहे हो। तो अब क्या हुआ, धीमे धीमे अमेरिका जो है ना उसने इसको सपोर्ट करना शुरू किया ताइवान को। और यूएन में क्या हुआ, 2 सीट रखी गई, क्योंकि उन्होंने कहा 2 चीन है, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये था ताइवान जो एक छोटा सा द्वीप है, और ये है मेन चीन। तो 2 चीन है आज की डेट में। ये लोग कहते थे असली चीनी हम हैं, ये लोग कहते थे असली चीनी हम हैं। तो भाई अब हो गए 2 चीन, ठीक है। फिर क्या हुआ, चीन को वीटो पावर मिली, चीन ने अपना थोड़ा सा पावर बढ़ाया। तो 1971 तक जो ताइवान यूएस का सदस्य था, जिसमें ताइवान की एक कुर्सी होती थी, 1971 में बेटा ये कुर्सी ताइवान से छीन ली जाती है। अब ताइवान यूएस का मेंबर नहीं है।
यूएन का मेंबर नहीं है। मतलब 1971 के बाद से आज तक ताइवान एक देश नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो ताइवान है ना, ये जो ताइवान है, क्योंकि इस पे अमेरिका और यूरोप की कृपा है, तो यूरोप और अमेरिका की कई कंपनियों ने यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट किया। 1971 के बाद की बात बता रहा हूँ। और ताइवान बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। ताइवान एक डेवलप्ड कंट्री है, अच्छा खासा पैसा है ताइवान के पास। श्रीलंका जैसे डेवलप हो रही है, विकासशील है, ये विकसित है ताइवान। ताइवान के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं। अब क्या होता है बेटा, जब चीन को ये डर सताने लगा कि अरे यार, ये अमेरिका और यूरोप तो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो डेवलप हो रहा है, तो ये जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने ताइवान वालों को 1992 में एक समझौते के लिए आग्रह किया। क्या बोले, देखो भाई, हमारा नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तुम्हारा नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना, देखो चाइना चाइना है, तुम भी चीनी, हम भी चीनी, चीनी चीनी भाई भाई, ओके। तो क्यों मनमुटाव भाई? हाँ, जमीन के विवाद में झगड़ा हुआ, ठीक है, तुम अपनी जमीन अपने पास रखो, हम अपनी जमीन अपने पास रखते हैं, लेकिन अगर कभी भी बात आ जाए तो बाहर जाके आप भी बोलो हम भी चीनी हैं और हम भी बोलेंगे हम भी चीनी है। तो चीन के यूनिफिकेशन, मतलब चीन की एकता की बात की किन्होंने? कम्युनिस्टों ने इनसे, और कहा एक काम करो भाई, भाई भाई में ज़मीन में विवाद हो गया है, ठीक है, लेकिन हमारे घर की जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक दूसरे घर तो आना, दो भाइयों में लड़ाई नहीं होती, चाचा में पापा में लड़ाई हो गई, तो शादी ब्याह हुआ, जन्मदिन हुआ, कोई पूजा हुई, भंडारा हुआ, कोई कथा वथा हुई, आते जाते रहो, विवाद अपना रहने दो। ताइवान को ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, तो उन्होंने कहा चलो हम एक काम करते हैं, बिजनेस लिंक डेवलप करते हैं। इसके पीछे चीन का कारण ये था कि अगर चीन ऐसा नहीं करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो ताइवान पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएगा अमेरिका और यूरोप पे, क्योंकि वो इसको आर्थिक मदद देते जा रहे थे, एफडीआई और फैक्ट्री लगाओ और मतलब इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ ताइवान जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा था, तो चीनियों के इससे जलन हुई। 1992 में ये प्रपोजल लेके आए कि जो जैसा है वैसा रहने दो, लेकिन आपसी मतभेद बुला के थोड़ा आना जाना बना रहने दो। तो उसमें क्या हुआ कि इनसे व्यापार भी ताइवान से शुरू हो गया, चीन का, एक दूसरे के घर आने जाने लगे, चीनी ताइवान ये कम्युनिस्ट उधर आने लगे, डेमोक्रेटिक उधर जाने लगे, थोड़ा मेल जोल बढ़ गया, थोड़ा उन्होंने हाथ वाथ हिला दिया दोनों नेताओं ने, मतलब चीनी चीनी भाई भाई, ये वाला चीनी और वो वाला चीनी, दो चीनी हो गए भाई। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जैसे ही ताइवान को पता चला, और ये वक्त गुजरता गया, उन 2016 की बात बता रहा हूँ मैं, जैसे ही ताइवान को पता चला कि चीन ना धूर्त है, वो चाल चल रहा है पीछे से, कुछ ना कुछ, मतलब कभी कुछ डिस्टर्ब कर देगा, कुछ पीछे से यहाँ के लोगों को बोला, देखो बोलेगा देखो असली चीन ये है, तुम कहाँ पड़े हो चक्कर में। तो ऐसे चीन का है ना पीछे से कुछ ना कुछ गलत काम करता रहता था। तो 2016 में ताइवान ने क्या बोला, ये यूनिफिकेशन की बात करो बंद, हम चीनी हैं ही नहीं, हम हैं ताइवानी, और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम चीनी नहीं हैं, हम ताइवानी हैं, और हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, भले ही यूएन हमें सीट दे या ना दे, हम ऑफिशियल देश नहीं हैं तो अनऑफिशियल देश हैं। अब 1992 में जैसे ही ये यूनिफिकेशन की बात हुई तो अमेरिका तो समझ गया, तो अमेरिका ने क्या है, यहाँ की आर्मी को और स्ट्रॉन्ग किया, और अब आज की डेट में F-16 है इनके पास, और कभी कभी अमेरिका की जो है ना युद्धपोत यहाँ आके बैठ जाते हैं, अरे और भाई क्या, तो अब भाई चीनियों को जलन क्यों नहीं होगी, इनको मेन चीनी जो है इनको जलन क्यों नहीं होगी? आपके साथ आपका एक भाई है, उसका विवाद चल रहा है, सामने उसका घर है, उसके घर में आपके दुश्मन आते रहेंगे तो आप बर्दाश्त कर लोगे? नहीं करोगे ना। आइडियोलॉजिकल दुश्मन की बात मैं कर रहा हूँ। ये लोग कम्युनिस्ट हैं, अमेरिका और यूरोप के हैं डेमोक्रेटिक हैं। तो 2016 में जैसे ही ताइवान ने ये घोषणा की तो चीन ने भी क्या बोला कि देखो ताइवान को तो हम कब्जा करेंगे, कभी भी करें, चाहे हमें युद्ध से करना पड़े चाहे शांति से, ताइवान की 1 इंच भी ज़मीन हम इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे। ताइवान चीन है तो है। तो हमेशा चीन, सी जिनपिंग साहब युद्ध की बात करते रहते हैं, लेकिन युद्ध में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि ये जो 160 किलोमीटर का एरिया है ना, ये उथला एरिया है, यहाँ पे वॉरशिप्स नहीं जा सकते, आपको छोटी छोटी नाव से ही जाना पड़ेगा। और अमेरिकन फोर्सेस ने जो ट्रेनिंग दी है ना ताइवान की आर्मी को, वो बहुत भयानक दी है और इसी के लिए ट्रेंड किया है। तो चीनी अटैक करते टाइम 100 बार सोचेंगे, कम से कम लाख तो मरेंगे।
ये श्योर है। अब ध्यान से देखो होता क्या है, क्योंकि ताइवान यूएन का सदस्य नहीं है, इसका मतलब वो डब्ल्यूएचओ का सदस्य भी नहीं बन सकता। तो ताइवान जो है वो डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं है। फिर भी कोरोना वायरस फैलने के हफ्ते 2 हफ्ते बाद, क्योंकि इसमें विवाद है इसलिए मैं क्लियर दिन नहीं बता रहा हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब वुहान में कोरोना वायरस फैला, तब हफ्ते 2 हफ्ते बाद ताइवान ने ये बता दिया कि भैया ये जो एक रोग फैल रहा है चीन में, वुहान में, और वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफरेबल डिजीज है। तो जबकि वो डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं था, लेकिन डब्ल्यूएचओ को कई सारे ऑफिशियल ईमेल गए ताइवान की सरकार की तरफ से, क्योंकि आज की डेट में ताइवान भले ही यूएन का देश नहीं है, लेकिन इनकी खुद की आर्मी है, इनके खुद के प्रेसिडेंट हैं, इनका खुद का कानून। चीन का यहाँ पे वो अधिकार नहीं है जो हांगकांग जैसा सिस्टम है। ताइवान इंडिपेंडेंट देश ही है, बिल्कुल अलग है, जैसे हमारे यहाँ नेपाल है, ठीक है, बिल्कुल अलग है, बस थोड़ी बहुत हमारी जान पहचान है। तो अब क्या है, डब्ल्यूएचओ का सदस्य होने के ना होने के बावजूद भी ताइवानियों ने चीनियों के 1 महीने पहले बता दिया था, 1 महीने पहले, 30 दिन पहले, कि भाई कोरोना नाम की बीमारी है, आदमी से आदमी में फैल रही है, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कहा कान बंद करके तुम हो ही नहीं, तुम कौन हो, हमारे तो सदस्य नहीं हो। मेन झगड़ा इस बात का है, क्यों ट्रंप साहब गरियाते रहते हैं डब्ल्यूएचओ को, मेन झगड़ा इसी चीज़ का है कि जब चीनियों ने ये बात बताई उसके 1 महीने पहले ताइवानियों ने ऑफिशियल ईमेल किए थे, तो डब्ल्यूएचओ ने वो पढ़ के, वो ईमेल पढ़ने के बाद इग्नोर क्यों किया? भले ही वो इसका सदस्य नहीं है, लेकिन देश को, मतलब पूरी दुनिया को बचाने की तो बात कर रहा था ताइवान। अब इस बात से क्या है, सब लोग ताइवान के सपोर्ट में आ गए, सब लोग, पूरे देश, मतलब पूरे जितने भी देश हैं यूएन के, वो सब लगभग ताइवान के बारे में आज पॉजिटिव इमेज रख रहे हैं, ये कोरोना की वजह से। दूसरी पॉजिटिव इमेज ताइवान की क्यों बन रही है और चीन के खिलाफ क्यों जा रही है? क्योंकि ताइवान ने जो कोरोना को कंट्रोल किया वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे ज़्यादा सही तरीके से अगर कोरोना पे कंट्रोल पाया है किसी ने, तो वो ताइवान ने पाया है। क्योंकि भाई देखो, आना जाना लगा रहता था, तो चीनी बहुत सारे आए थे, तो यहाँ भी कोरोना फैला था, इनके यहाँ भी 6-7 हज़ार 8 हज़ार मरीज मिले थे, लेकिन इन्होंने रिकवरी कर ली, सब कर लिया, अब कोरोना का नामो निशान नहीं है, तो पूरा विश्व खुश है कि अरे भाई तुमने ये कैसे कर लिया। तो जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन है आज की डेट में डब्ल्यूएचओ को देता जाता है, तो दुनिया को कोरोना से लड़ने के लिए ताइवान बहुत ज़्यादा बड़ा मददगार है आज की डेट में। अब सबसे बड़ी बात क्या है, 1971 में ये यूएन का सदस्य था, माने एक इंडिपेंडेंट देश था, फिर इसकी कुर्सी दे दी चीन को कि बाहर में जाओ, तुम देश नहीं हो। अब वही बात उठ रही है कि क्यों ना ताइवान को डब्ल्यूएचओ का मेंबर बनाया जाए और यूएन का सदस्य बनाया जाए, डब्ल्यूएचओ का मेंबर बनाया जाए, यूएन का सदस्य बनाया जाए। ताइवान तो इतना अच्छा देश है भाई, पहले कोरोना की जानकारी देता है, फिर हमें इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है, कोरोना के जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको, मतलब सब चीज़ें बताता है ताइवान, कैसे बचना है, कैसे क्या, अच्छा देश है मतलब। तो इसकी पॉजिटिव इमेज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चीन की घटती जा रही है। चीन ने कोरोना फैलाया, ये बचाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली लगभग सारी कंट्रीज ताइवान को सपोर्ट करेंगी। और अभी रिसेंटली 2016 में भी प्रेसिडेंट थी, ठीक है, जैसे उनका नाम था तसाई लिंगवेन, ठीक है, 2016 में, अभी फिर से री इलेक्ट हुई हैं 2020 में भी फिर से री इलेक्ट हुई हैं। तो पूरी दुनिया के कई नेता उनके शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, हमारे यहाँ से भी 2 नेता गए थे, ठीक है, बीजेपी के, ताइवान की प्रेसिडेंट के। अब इससे चीन बौखलाएगा, ताइवान से तुम लोग क्यों अलग रिश्ता रख रहे हो, ताइवान तो चीन का पार्ट है। ऐसा नहीं है भाई, अब दुनिया ताइवान को आइडेंटिफाई करने लगी है एक अलग देश में, जिस वजह से चीन को जलन होती है, और जलन होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस ताइवान की सोच जो है ना, वो पूरी अमेरिका और यूरोप से मिलती है। कल को क्या होगा, अगर ताइवान एक देश हो जाता है जिस पे चीन किसी भी हिसाब से कोई दखल नहीं दे सकता है, तो कल को अमेरिका के वॉरशिप्स यहाँ खड़े मिलेंगे, अमेरिका अपना एयरबेस बना लेगा इधर पे, समझ रहे हो। ताइवान कभी भी कोई चीन से विवाद होगा तो अमेरिका की मदद करेगा। तो चीन को ये डर है कि ये जो साउथ चाइना सी है ना, इस पे कहीं
ताइवान के नाम पे यूरोपियंस और अमेरिकन्स अपना कब्जा ना शो करने लगे, यहाँ पे आके दादागिरी ना बताने लगे, क्योंकि ताइवान अगर चीन से गया तो मतलब साउथ चाइना सी का जो डोमिनेंस है वो चला जाएगा चीन से, और अपना जो जिगर का टुकड़ा है वो तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, समझा लेते डेमोक्रेटिक्स को, समझा बुझा लेते, ये नौबत थोड़े ना आती। तो ये इशू है। अब कल को आपके पास ताइवान की कोई भी जानकारी आएगी कुछ भी, तो आप समझना उसको, ठीक है। बार बार ये ताइवान को धमकी देते हैं हम अटैक कर देंगे, अटैक से कब्जा लेंगे, प्यार से मान जाओ नहीं तो थप्पड़ से भी मनवा लेंगे, तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। बाकी हम मिलते हैं। तो आपके 3 मुद्दे और रह गए हैं, एक जिंजियांग प्रांत, एक सदर्न मंगोलिया और एक मोरक्को। इनको मैं जल्दी निपटा दूंगा 20-25 मिनट में, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।